Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Meel, Assistant Professor, Department of Zoology, Swami Vivekananda Government College, खेतड़ी. Dear students, zoology का जो पेपर 3 है, that is gamete and developmental biology, आज हम उसका एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है oogenesis. oogenesis यानी कि अंडजनन, यानी कि जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ओवम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, अंडाणु का निर्माण किस तरह से होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, oogenesis का जो प्रोसेस है वो ओवरीज में होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है ओवरी, वन पेयर होता है, एक जोड़ी होती है, ठीक है, अंडाशय कहते हैं हिंदी में. वहाँ पे ये प्रोसेस संपन्न होता है. इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बार आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखा दूँ. दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको यूट्रस कहते हैं. दिस इज़ द ओवरी, एक जोड़ी होती हैं, एंड दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स, ये भी एक जोड़ी होती हैं, दोनों साइड में एक एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब्स. ओवरी जो हैं वो इन फिलामेंट्स के थ्रू अटैच्ड रहती हैं, बाकी ये एब्डोमिनल कैविटी में हैंगिंग फॉर्म में ही रहती हैं. इन ओवरीज के अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है. जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, टेस्टिस के अंदर भी जाके जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पर पाई जाती हैं पीजीसीज, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स. उसी तरह से ओवरी के अंदर भी जो ओवेरियन एपिथेलियम है उसमें पाई जाती हैं पीजीसीज, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, जो जिनके अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होने से अंततः ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है. तो जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे हमने देखा था कि मोटाइल स्पर्म्स बन जाते हैं, यानी कि गतिशील शुक्राणु बनते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. उसी तरह से आप देखेंगे कि जब oogenesis का प्रोसेस होता है तो उसके एंड में ओवम बनता है, बट ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, अगतिशील होता है. स्पर्म के बारे में हमने बात करी थी, साइज में बहुत छोटे होते हैं, बट ओवम साइज में बड़ा होता है, लार्जर इन साइज होता है. आपने देखा होगा, मतलब जो जनरल बॉडी सेल होती है उससे तो काफ़ी गुना बड़ा होता है. अब इट डिपेंड्स कितना बड़ा होगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन कि जो ओवम है उसका फर्दर डेवलपमेंट, यानी कि जब भ्रूण का निर्माण होगा तो वो मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर बाहर हो रहा है. आपने देखा होगा कुछ जंतु अंडे देते हैं. जो जंतु अंडे देते हैं यानी कि जिनमें भ्रूण का विकास माँ के शरीर से बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उनके ओवम का साइज तो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, फूड डिपोजिशन होता है, जिससे कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण मिलता रहे. लेकिन जिन प्राणियों में भ्रूण का विकास फीमेल बॉडी के अंदर होता है, माँ के शरीर के भीतर होता है, उनमें भी ओवम का साइज स्पर्म के कंपेयर में या फिर जनरल बॉडी सेल्स के कंपेयर में काफ़ी गुना बड़ा होता है. इट वॉज वन थिंग अबाउट द साइज ऑफ द स्पर्म. अब अपन बात करते हैं कि जो oogenesis का प्रोसेस होता है उसमें कुछ 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, या मैं कहूँ कि जो ओवम बनता है जो कि साइज़ में बड़ा है. क्वेश्चन यही है, साइज़ की बात चल रही है तो, कि भाई साइज़ में बड़े होने से क्या फ़ायदा हुआ.
तो पहली बात तो वही, जैसे कि स्पर्म के बारे में मैंने बोला कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय एक सेट गुणसूत्र का प्रोवाइड करता है। तो वो बात ओवम पे भी लागू होती है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो डेवलपिंग जो जाइगोट है उसके लिए जितना भी साइटोप्लाज्म होता है ऑलमोस्ट सारा साइटोप्लाज्म ओवम ही प्रोवाइड करता है। स्पर्म बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है, या मैं कहूँ कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड नहीं करता है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसके लिए फूड प्रोवाइड करता है। इसलिए कंप्लीट साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करने के कारण और ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टोर करने के कारण ओवम का जो साइज है वो स्पर्म के कंपेयर में या अदर बॉडी सेल्स के कंपेयर में काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम बात करें oogenesis के प्रोसेस की, तो सिमिलरली लाइक टू स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का जो प्रोसेस है, oogenesis का जो प्रोसेस है उसको भी हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि विभाजन प्रावस्था, ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रावस्था, एंड द लास्ट वन इज मैच्यूरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन फेज। चलो तो देखते हैं किस तरह से होता है oogenesis का प्रोसेस। तो oogenesis में भी क्या होगा कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होंगी, उन प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होगा और पीजीसी में माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बहुत सारे उगोनिया बनेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है जो कि मदर सेल में होता है। यह आपने सेल डिवीजन में, सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे उगोनिया बन जाते हैं। ये जो उगोनिया हैं इनमें से कुछ उगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर कर जाते हैं, या मैं कहूँ कि वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और ग्रोथ फेज में एंटर करने के बाद ये उगोनिया अपनी साइज में बहुत गुना बढ़ जाते हैं। तो देखा गया है कि कुछ एनिमल्स में जो उगोनिया है वो ग्रोथ फेज में जाने के बाद कई हजार गुना साइज में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कई जो होते हैं कई सैकड़ों गुना साइज में बढ़ जाते हैं। इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो साइज में बढ़ने का रीज़न वही होता है कि ये अपने साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं जो कि बनने वाले भ्रूण के लिए आवश्यक हैं या उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। एक बहुत ही टेक्निकल चीज, जो मैमल्स होते हैं उनमें oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो प्रीनेटल फेज में ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब कोई फीमेल फीटस अपनी मदर के जब कोई फीमेल फीटस अपनी मदर के वॉम में है, गर्भ में है, तभी उस फीटस के, सपोज दिस इज मदर एंड दिस इज द फीटस, तो अभी ये पैदा भी नहीं हुई फीमेल बेबी, इस फीटस की जो ओवरीज होती हैं उनमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जितने भी उगोनिया बनने हैं वो
बन जाते हैं और सारे के सारे oogonia ग्रोथ फेज में एंटर कर जाते हैं और उनसे प्राइमरी oocyte बन जाती हैं। तो उसके बाद ये प्राइमरी oocyte मियोसिस में एंटर करता है उसी प्रीनेटल फेज में, भ्रूण अवस्था के दौरान ही। और जब आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में फिर से कि जो मियोसिस होता है वो 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वहाँ पे आके ये अरेस्ट हो जाता है डेवलपमेंट। मियोसिस होता नहीं है, बस मियोसिस में एंटर करता है, यानी प्राइमरी oocyte के जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी G1S G2 फेज कंप्लीट कर चुका होता है इसका न्यूक्लियस, और वो विभाजन की तरफ M फेज की जो पहली फेज होती है प्रोफेज उसमें एंटर कर जाता है। बट अभी भी देखने में आपको क्या दिखेगा, प्राइमरी oocyte ही नज़र आएगा। जैसे ही ये प्रोफेज फर्स्ट में एंटर होता है ये सेल साइकिल, सेल डिवीज़न यहीं अरेस्ट हो जाता है इस फीमेल फीटस के अंदर। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जब कोई फीमेल बेबी पैदा होती है उस वक्त उसकी जो ओवरीज होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्राइमरी oocyte हैं ये मिनार्क के टाइम पे, यानी कि जो उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम पे ये किस में एंटर करेगी, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगी। मियोसिस फर्स्ट में एंटर करने के बाद मियोसिस कंप्लीट होगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मैं थोड़ा रुक के बताऊंगी। तो मियोसिस फर्स्ट जब होगा अर्धसूत्रीय विभाजन है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, 46 से 23 हो जाएंगे। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा था कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसने मियोसिस फर्स्ट में एंटर किया और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। oogenesis इज डिफरेंट, इसमें 2 सेकेंडरी oocyte नहीं बनते हैं। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और वो अनइक्वल डिवीजन इस तरह से होता है कि साइटोप्लाज्म का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो एक साइड में आ जाता है और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में जाता है। जिस सेल में ना के बराबर साइटोप्लाज्म जाता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, प्राथमिक ध्रुव कोशिका। और जिस सेल में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जाता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। हालांकि दोनों में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है 23, डिफरेंस होता है साइटोप्लाज्म में। अब फिर से भाई मियोसिस फर्स्ट हो गया, उसके बाद फिर से अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस सेकंड नहीं होता है। यानी कि प्यूबर्टी आने के बाद फीमेल में एवरी मंथ, इन केस ऑफ ह्यूमंस एवरी मंथ एक जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस कंप्लीट करती है और उससे क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें मियोसिस सेकंड तभी होगा जब इसको बाहर से कोई स्टिमुलस मिलेगा, और स्टिमुलस होता है स्पर्म। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये डिवाइड होगा मियोसिस सेकंड के द्वारा, जो कि फिर से अनइक्वल होता है। और क्या होगा, पोलर बॉडी से तो 2 सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएंगी और इससे भी एक पोलर बॉडी बन जाती है और एक बनता है मैच्योर ओवम। तो 2 टेक्निकल चीज़ें आपने देखी, 3 बता देती हूँ। पहली, भ्रूणीय अवस्था में स्टार्ट हो गया oogenesis का प्रोसेस, और वो भ्रूणीय अवस्था में मैच्योरेशन आपकी जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो कंप्लीट कर लेता है और ग्रोथ फेज कंप्लीट कर लेता है और मैच्योरेशन फेज में एंटर हो जाता है, बट होती नहीं है, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है। फिर जैसे ही प्यूबर्टी आती है उसके बाद एवरी मंथ
अल्टरनेटिवली हर ओवरी से एक ओवम जो है वो मेचुरेशन फेज में, एक प्राइमरी oocyte मेचुरेशन फेज में एंटर करता है और उस प्राइमरी oocyte में अनइक्वल मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है। फिर जब उस सेकेंडरी oocyte को स्टिमुलस मिलता है, यानी कि जब स्पर्म उसको टच करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसमें सेकेंड मियोसिस होता है, जिससे कि एक मेच्योर ओवम बनता है और फिर से पोलर बॉडी बन जाती है। इसलिए टोटल 3 पोलर बॉडी और एक ओवम बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा था कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बने थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। इससे एक ही ओवम बनता है oogenesis के प्रोसेस में। और ये सारा का सारा अनइक्वल डिवीजन इसलिए होता है ताकि साइटोप्लाज्म को कंजर्व रखा जा सके। ये तो हो गई एक बात टेक्निकल। दूसरी बात है कि जो प्राइमरी oocyte है उसकी जो ग्रोथ फेज है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जैसे कि फ्रॉग जो होता है, उस फ्रॉग में, राना टिग्रिना की बात कर रही हूँ मैं, लगभग 3 साल लंबी ग्रोथ फेज होती है। ग्रोथ फेज शुरू हो जाती है, यानी कि प्राइमरी oocyte जो होती है वो टेडपोल जो होता है उसी में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मैमल्स में मैंने कहा भ्रूणी अवस्था में हो जाता है ना। यहाँ पे एम्फीबियंस में, राना टिग्रिना में टेडपोल के अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर ग्रोथ फेज काफ़ी लंबी होती है, जिसमें बहुत सारा यॉक एंड क्रोमोसोम्स एंड ऑल इनका एनलार्जमेंट होता है। ठीक है। कुछ एक में, जैसे कि चिक वगैरह जो होती हैं, उनमें लगभग 6 से 14 दिन में हो जाता है। ठीक है। अलग अलग में अलग अलग टाइम लगता है। ग्रोथ फेज के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये है कि जिनमें योग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में एगलेइंग होती है, अंडे दिए जाते हैं और भ्रूण विकास माँ के शरीर से बाहर होता है, उनमें योग का फॉर्मेशन होता है ताकि परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण मिल सके। तो उनमें जो योग का फॉर्मेशन है उसका जो प्रोसेस है वो भी ग्रोथ फेज में संपन्न होता है, जिसके कारण oocyte का साइज और बड़ा हो जाता है ना। उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 2 फेज पार्ट्स में उसको पढ़ते हैं। एक होता है योग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज, और दूसरा होता है वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज। जेनेसिस ग्रोथ फेज, यानी कि ग्रोथ फेज को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर होगा, इस लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इस तरह से ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गई। अब एक बार एक चीज़ और बता दूं, ओवरीज के अंदर अगर आप जाके देखोगे स्कीमेटिक डायग्राम में, तो आपको oogenesis का प्रोसेस काफ़ी इजी लगा होगा। अगर आप ओवरीज में जाके देखोगे, ये डायग्राम मैंने नेट से लिए हुए हैं, तो कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है या कंप्लीट ना भी मिल सकता है। ये देखिए किस तरह से oocyte रहता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, दूसरा डायग्राम लेते हैं। चलो ये देखो, ये एक oocyte है, ये ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम है चारों तरफ, और ये oocyte है यहाँ पे। इस oocyte के चारों तरफ कुछ फॉलिकुलर सेल्स आके इकट्ठी हो जाती हैं, ये इस तरह से, ये oocyte, और इसके चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल्स आके जमा हो गई हैं। इन फॉलिकुलर सेल्स को अपन अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स कह देते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन अर्ली प्राइमरी फॉलिकल कह देते हैं। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये लेटर ऑन क्या करती हैं,
ये बनाती है ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से ओवम के चारों तरफ हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे। दिस इज़ द ओवम। डायग्राम में लाइन थोड़ी इधर उधर हो जा रही है क्योंकि फाइन नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ द ओवम। इस ओवम के चारों तरफ आप देखेंगे कि दीज आर दी फॉलिकुलर सेल्स जो कि अब किस में कन्वर्ट हो गई है, ग्रेनुलोसा सेल्स में, और इसको कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसके बाहर बन गई हैं थीका सेल्स और ओवम के चारों तरफ बन चुकी है जोना पेलिसुडा, और इस स्टेज में इसको कहते हैं लेट प्राइमरी फॉलिकल। ये जो लेट प्राइमरी फॉलिकल है ये अब बन जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, या फिर इसको कई बार एंट्रल फॉलिकल भी कह देते हैं क्योंकि इसमें एंट्रम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। एंट्रम क्या होती है कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनके बीच में स्पेस बनना शुरू हो जाता है, कैविटी बनना शुरू हो जाती है लाइक दिस। ठीक है, ये छोटी छोटी कैविटीज़ बन रही हैं, फिर ये आपस में मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, और जो आपने यहाँ देखा था थीका सेल्स बनी थी, है ना, ये थीका सेल्स दो तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना जो सेल्स होंगे वो बाहर की तरफ रहेंगे और थीका इंटरना सेल्स अंदर की तरफ रहेंगी, और इनके भीतर हैं ये आपकी, इनके बीच में ये बन गया एंट्रम। ठीक है, इसके बाद बनेगी मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और इस मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल में आप देखेंगे कि एंट्रम जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। एक तरफ सेल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट ओसाइट से कनेक्टेड है, इस तरफ इस ये तो बन गई एंट्रम, और जिधर सेल्स कनेक्टेड हैं ओसाइट के साथ जोना पेलिसुडा के साथ उसको कहते हैं क्यूमुलस ओफोरस, और बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना है, अंदर की तरफ थीका इंटरना, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, और इन सेल्स के बीच में बन गई है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब इसके अंदर ये जो ग्राफिन फॉलिकल है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 14 रहेगा, 14 +- 2 ये आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा होगा, उस टाइम पे ये रप्चर होगा, और जब रप्चर होगा तो ओसाइट रिलीज हो जाएगा, जिसको कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी फिम्बरी के थ्रू कैप्चर कर लिया जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में ले लिया जाएगा। और ये जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप में एक टेम्परेरी जो है ग्लैंड है, और ये जो ग्लैंड है ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट हो जाता है, और ये धीरे धीरे कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा था वो बंद हो जाता है। तो इस तरह का जो सीन है वो चलता है ओवरी के अंदर। ये सारा था oogenesis के प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो ग्रोथ फेज है उसकी वाइटलोजेनेसिस एंड प्री वाइटलोजेनेसिस जो फेजेस हैं उनमें क्या क्या प्रोसेस होता है, योग का सिंथेसिस किस तरह से होता है, और क्या चेंजेस आते हैं ताकि भ्रूण को प्रॉपर पोषण और उसकी प्रॉपर केयरटेक की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।